दोस्तों आज अपने साथ है प्रिंस राज सिंह सिसोदिया जी, जो कि बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं। 7.5 लाख बच्चों ने जो पटवार का पेपर दिया था उसमें से 338वीं रैंक है। मात्र 21 साल की उम्र के अंदर इन्होंने जीवन का पहला ही एग्जाम दिया है पटवारी, और उस पहले ही एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ले लिया है। आपने केवल पटवार वीडियो और सेकंड के जेल परेडी का एग्जाम दिया, 4th ग्रेड का एग्जाम दिया, एक ही एग्जाम को फोकस्ड होकर के क्यों तैयारी कर रहे थे आप? जिस कंटेंट को पढ़ करके ये अचीव करा है, हासिल करा है, तो आप एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से तैयार करा है। एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट इतनी तरीके से क्लियर करा दिए कि पेपर में आते में मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन तो वही है जो एनआर सर ने साइंस की क्लास में उस यहाँ सेकंड ब्लॉक में ये लिखा रहा था। आपने इन 8 महीनों के दौरान इंटेंसिव स्टडी के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनको अवॉइड करा, मतलब थिंग्स टू बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ये चीज़ मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। जब टाइम मिले, जितना टाइम मिले, अगर आप पढ़ रहे हो तो बाद में कभी ना कभी काम आएगा। एक ये चीज़ मैं आपको हुसैन बोल्ट ने भी एक बार कहा था कि मैं जब रेस दौड़ता हूँ उससे पहले मैं दिमाग में रेस दौड़ लेता हूँ, 100 मीटर की स्प्रिंट मार लेता हूँ। सेल्फ टॉक इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपको अपने आप में डेली कुछ ना कुछ सुधार करते जाना है, कि कोई भी बेस्ट नहीं होता है, बट अपना बेटर वर्जन हमेशा ढूंढना चाहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज अपने साथ है प्रिंस राज सिंह सिसोदिया जी, जो कि बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं, और हाल ही में पटवार का जो रिजल्ट आया उसका डीवी करवाने अजमेर पधारे हैं। और अभी दक्षिणी राजस्थान से, ऑल ओवर राजस्थान से, हर जिले से लगभग जो विद्यार्थी डीवी करवाने आ रहे हैं वो अपने संस्थान मिलने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन इलाकों से आने वाले विद्यार्थी, कोटा, बूंदी, बार या झालावाड़, इन वाले सेगमेंट से आने वाले विद्यार्थी बिल्कुल निश्चल भाव से, इतने आत्मीयता के भाव से आकर के बातचीत करते हैं। उनसे जब कनेक्ट होते हैं तो एक बहुत अच्छी वाइब आती है। और प्रिंस राज सिंह से जब से भी मेरी अभी पीछे 3-4 लगभग बहुत सारी बातें हुई है, तो उन बातों में एक चीज़ मैंने भी फील करी है कि दक्षिणी राजस्थान वालों का व्यक्तित्व जो है ना, वो बिल्कुल निश्चल भाव वाला होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों की तरफ से और अपने क्वालिटी एजुकेशन संस्थान की तरफ से प्रिंस जी, आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। मात्र 21 साल की उम्र के अंदर इन्होंने जीवन का पहला ही एग्जाम दिया है पटवारी, और उस पहले ही एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ले लिया है। प्रिंस राज जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ऑल ओवर राजस्थान इनकी 7.5 लाख बच्चों ने जो पटवार का पेपर दिया था उसमें से 338वीं रैंक है। टीएसपी एरिया के अंदर जो इनका कैटेगरी है, क्योंकि ये बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं, तो टीएसपी के अंदर इनकी ऑल ओवर टीएसपी में 8th रैंक है, 8वीं रैंक है। पटवार में नंबर थे इनके 258, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से 3 नंबर कम हो गए, तो अभी फाइनली 255। फिर भी बहुत अच्छा स्कोर है। आप देख सकते हैं इन्होंने जनरल फाइट करा है टीएसपी एरिया से होकर के भी। 388वीं रैंक, लगभग 600 के करीब तो जनरल की पोस्ट है, और 388वीं इनकी रैंक है। और टीएसपी एरिया के अंदर 8वीं रैंक, बहुत अच्छी रैंक, मात्र 1 साल की तैयारी से। 21 साल का बच्चा है जो आपके सामने बैठा है। आप में से, हालांकि मेरी भी उम्र इनसे ज़्यादा है, और आप में से बहुत सारे साथी ऐसे देख रहे होंगे जिनको लंबा टाइम हो गया है तैयारी करते हुए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी में नया नया कदम रखा है। तो सबके लिए यहाँ पर सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। आज हमारी जो एक डिवाइन कॉन्वर्सेशन होने वाली है यहाँ पर, उससे बहुत सारी चीज़ें आप सीख करके जाने वाले हैं। थोड़ा सा प्रिंस राज जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने तैयारी की शुरुआत, क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी, इन्होंने बताया इन्होंने नवंबर 2024 में तैयारी की शुरुआत करी। जी सर। तो आप पहले तो थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए, और फिर उसके बाद बताइए कि आपका ग्रेजुएशन 12th कब कंप्लीट हुआ और आपने तैयारी की शुरुआत इतनी लेट क्यों करी। सर ऐसा है, बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने ली थी मैथ साइंस 11th-12th में, क्योंकि मैं पास आउट हुआ था 2021 में। के बाद में मेरा क्या थोड़ा सा रुझान रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट आया कि मुझे आर्ट्स ही लेनी चाहिए, आर्ट्स परस्यू करूँ ताकि जो मेरे सब्जेक्ट्स है वो क्लियर हो जाए। बट यूँ था, थोड़ी सी सोशल इमेज वाली बात आ जाती है हमारे एरिया में कि साइंस वाला आदमी थोड़ा स्टैंडर्ड कहलाता है, आर्ट्स वाला थोड़ा सा तो वीक होता है। अच्छा। बट फिर भी मेरे पापा ने थोड़ा सपोर्ट किया, मेरी दीदी हम्म। ने भी मुझे सपोर्ट किया। कोई नहीं, आर्ट्स परस्यू कर, हम्म। अगर तेरे में काबिलियत है तो तू कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा। हम्म। उसके बाद मैंने बी ए बी एड परस्यू करी। ओके। बी ए बी एड करते टाइम मेरे मन में फ़िक्स था कि भी जो ये टाइम है मेरे पास, तो कॉलेज में मैं अपना फाउंडेशन बना दूँ। क्योंकि कोई कोई होते हैं जो कॉलेज के साथ में ही आगे की तैयारी में लग जाते हैं, बट मैं उनको गलत नहीं कहूँगा।
बट एज अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता था कि जो चीज़ जैसे चल रही है, जिस तरीके से होनी चाहिए वो ही ठीक रहती है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहने का। मैं बीए बीएड में पूरा फोकस के साथ में पढ़ाई करी। जो भी मैंने सब्जेक्ट ले रखी थी आर्ट्स में, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अच्छे से परस्यू करने के बाद में जब फोर्थ ईयर आया था, जब मेरे कॉलेज कंप्लीट होने वाली थी, तब मैंने सोचा कि अब मैं ये राइट टाइम है, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, जिसके लिए मैंने आर्ट्स ली। ओके। तो आपकी ये प्रिपरेशन की जर्नी शुरुआत करने में आपकी दीदी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि मेरी दीदी ने मेजरली मुझे सपोर्ट किया था। हम्म, मतलब यू कैन डू समथिंग, यू कैन अचीव एवरीथिंग। वैसे दोस्तों मैं बता दूं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2005 और अभी जस्ट 1 अगस्त 2025 निकला है। तो 21 साल हो गई कंप्लीट आपकी। 20 साल, 20.5 साल। 20.5 साल यानी कि 21वीं साल इनकी चल रही है और मात्र 21 साल की उम्र में, जिस उम्र में हम लोग सोचना समझना शुरू करते हैं, उस उम्र में इनके हाथ में जॉब आ चुकी है। और पटवार का एग्जाम इनकी लाइफ का पहला ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। पटवार के बाद में इन्होंने वीडियो का एग्जाम दिया है। वीडियो में 145 मार्क्स है ना, 145 यस सर, नंबर है। अप्रोक्सीमेटली। ओके। और क्योंकि इनका बीए बीएड हो रखा है तो बीएड की वजह से इन्होंने सेकंड ग्रेड एग्जाम भी दिया था, जो भी शायद अक्टूबर नवंबर में हुआ था। सितंबर। सितंबर में हुआ था। उसमें सेकंड ग्रेड में भी पेपर इनका अच्छा हो रखा है, तो हो सकता है उसमें भी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और टीएसपी एरिया से है ये, तो वहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी कम भी जाती है, तो नो डाउट। हालांकि मुझे तो उम्मीद है कि ये जनरल से फाइट करके भी वहाँ से सिलेक्शन ले लेंगे। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यार इतनी कम उम्र में और नवंबर 2024 में तैयारी शुरू करी, अभी आपका नवंबर 2025 जस्ट निकला है और एग्जाम आपका पटवार का हो गया था लगभग सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास जी एग्जाम सर। हो गया था। मतलब मात्र 8-9 महीने की तैयारी से इन्होंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया। तो प्रिंस जी, आप हमारे विद्यार्थियों को ये बताइए, आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हैं, उन सबको ये बताइए कि ऐसा आपने क्या करा, क्या आपका माइंडसेट रहा था, किन चीज़ों को आपने फॉलो करा। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अभी हमसे मिलने आ रहे हैं, 2019, 20, 21 से तैयारी की शुरुआत कर चुके हैं। और बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को देखा, बहुत सारे एग्जाम्स में डीवी भी उन्होंने करवाया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। आपने जीवन का पहला ही एग्जाम दिया, जस्ट आप वयस्क हुए हो और इतनी कम उम्र के अंदर आपने पहला ही एग्जाम मात्र 8 महीने की तैयारी से क्रैक कर लिया। तो उसके पीछे क्या आपका माइंडसेट था, क्या आपके तैयारी का लेवल था, किन चीज़ों को आप फॉलो करते थे। सर माइंडसेट तो क्या कि क्लियर था कि को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले लेनी है ना, फालतू काम का इतना सब यूँ लोड नहीं लेना है। हम्म, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था मेरे घर की तरफ से। हाँ, तू तैयारी कर, जिस हिसाब से तुझे सही लगे, जो तुझे रिसोर्सेज चाहिए वो हम अल्लाह तुझे देंगे। हम्म, और तू मतलब यूँ निश्चिंत होके जो तुझे सही लगे, जो तुझे प्रिपरेशन करनी है, ऐसा कोई मेरे ऊपर बोधरेशन नहीं डाला था मेरे फैमिली ने कभी भी। इस वजह से मैं एकदम फ्रीली माइंडसेट था मेरा। तो हाँ ठीक है, मैं अचीव कर लूँगा। अगर मेरे फैमिली को मेरे पर भरोसा है तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। बस यही सोच के मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तब ये फाइनल किया था कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, दोनों चीज़ों को अगर साथ लेके चलूँगा, कोई मैटर नहीं करती है कि आपके तैयारी कितने टाइम की है, आपकी क्या एज है, हम्म, आप अचीव कर लोगे आपका गोल। हम्म। अच्छा, आपने तैयारी शुरू करी तब अभी आप पीछे मुझे बता रहे थे कुछ 80-20 का प्रिंसिपल आपने फॉलो किया था। जी सर। ये मेजरली मैंने आपको बताऊँ तो नरेंद्र सर की वीडियो से मुझे पता चली थी। ऐसे अच्छा। क्वालिटी एजुकेशन मैं फॉलो करता हूँ। हम्म, नरेंद्र सर की एक बार वीडियो आई थी 80-20 रूल की। अकॉर्डिंग टू सर, ये 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं, और 80% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से सिर्फ 20% क्वेश्चन। बस सर की उस बात पे मैंने गौर किया और सारे पेपर लास्ट ईयर के एनालिसिस किए, हम्म, तो मुझे मालूम पड़ा कि कौन कौन से टॉपिक है जो हैवी वेटेज रखते हैं, तो मैंने पहले ही कवर कर लिया, हम्म, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट दे गया हम्म, कि मेजरली हर एग्ज़ाम्स में वही क्वेश्चन ज़्यादातर आते थे, और वो मेरा एकदम स्ट्रेंथ बन चुकी थी। हम्म। की वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ पाया दूसरे लोगों से। और एक, क्योंकि देखो मेजर इशू ये भी आता है विद्यार्थियों के सामने कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन सा सोर्स यूज़ करें। तो आपने कंटेंट क्या क्या यूज़ करा था, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके डिटेल में बताएं, है ना। आज ये अपना जो सेशन है आपकी कम टाइम के अंदर सफलता अचीव करने के पीछे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपने जिस कंटेंट को पढ़ करके ये अचीव करा है, हासिल करा है। तो आप एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से तैयार करा है। मेजरली हम बात करें तो राजस्थान जी के बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है अपने पेपर में। हम्म, तो उसके अगर हम डिवाइड करें
तो उसमें मैं जहाँ तक मानता हूँ जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं टॉपिक वो है राजस्थान पॉलिटी हम्म। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ये चीज़ें वो है जो जनरली लोगों, क्योंकि हिस्ट्री की बातें आपको सुनने में मिल जाती है, कहीं ना कहीं हम्म। अपने कल्चर में दिखाई दे जाती है, सुनाई दे जाती है। अपन देखते हैं महाराणा प्रताप देखते हुए आए हैं, पृथ्वीराज चौहान देखते हुए आए हैं, तो थोड़ा हम कनेक्ट कर पाते हैं और वो थोड़ा अपन को आइडिया रहता है। हम्म। लेकिन जो पॉलिटी है वो थोड़ी अपन उनसे थोड़ा अछूते रहते हैं। जैसे अब मैं हमारे अंचल की बात करूँगा कि वहाँ पे थोड़ा इतना वो नहीं है हम्म। कि जैसे आप यहाँ देखते हैं जयपुर में आते हम्म। जाते हैं तो विधानसभा देखते हैं, शासन हाई कोर्ट देखते हैं, मंत्री देखते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, ठीक है, यूँ पहले एमपीज इतना काम रहता है तो इतना उनके पॉलिटिक्स से इतना कनेक्शन नहीं हो पाता। वो चीज़ एक मुझे आगे कर गई कि मैंने राजस्थान पॉलिटी, आपको मैं बात बताऊं तो मैंने क्वालिटी एजुकेशन से ही पढ़ी थी, नरेंद्र सर और अर्जुन सर से। और उन्होंने इतनी बेस्ट पढ़ाई थी कि मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ी। सर ने भी पढ़ाते टाइम एक बार क्लास में बोला था कि पढ़ाई सिर्फ एक ही बार की जाती है, दूसरी बार रिवीजन किया जाता है। तो पढ़ाई एक ही करनी चाहिए, नोट्स भी एक ही बार बनते हैं, बस उसे फॉलो करो, रिवीजन करो। इस तरीके से राजस्थान पॉलिटी मैंने कवर कर ली। क्वालिटी एजुकेशन से मैंने कोर्स ले रखा था जिसमें आर्ट एंड कल्चर मैंने कवर करी। आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छी तरीके से सारे इमेजेस वीडियोस दिखाई गई थी, तो अच्छे से कनेक्ट हो गया। क्योंकि अच्छा, आपने कौन सा वाला कोर्स लिया था क्वालिटी सर एजुकेशन का? शायद मैं जुनून बैच लिए रखा था 2024-25 का का। या एसआई का? पीएसआई, अच्छा, मतलब जो आरएस एसआई का। प्री पीएसआई। ओके ओके ओके। तो उसमें कल्चर आपको अमन सर ने पढ़ाई होगी। जी सर, अमन ओके। सर ने पढ़ाई थी। उनके नोट्स बनाए थे प्रॉपर आपने? हाँ, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, मैंने नोट्स बहुत रेयर कैसे बनाए थे, लेकिन जो बनाए थे वो सर की गाइडेंस में ही बनाए थे। उन्होंने क्या कि ऐसे मुझे नोट्स ज़्यादा बनाने की आदत थी नहीं पहले, लेकिन जिस तरीके से वो बोलते हैं कि इसको इस तरीके से लिखो, और सही में जब मैं वापस उस चीज़ को पढ़ता तो मुझे रियलाइज़ होता कि हाँ, इस चीज़ से लिखने से मुझे फ़ायदा हुआ है और मुझे याद हो रहा है। इस चीज़ से मेरे आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो गई थी, तो ठीक मेजर है। पोर्शन मेरा यहाँ से कवर हो गया था। क्या हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने पढ़ रखी थी। बीए बीएड में? जी सर। तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल गया था। और थोड़ा बहुत टचअप के लिए मैं क्वेश्चंस देखता रहता था। इसका आपको पता है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि टेस्ट सीरीज़ मैंने हर एग्ज़ाम की ज्वाइन कर रखी थी, चाहे वो रीट हो, चाहे पटवारी हो, वीडियो हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, मैंने हर एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। अपने क्वालिटी एजुकेशन से ही? जी सर, ओके। क्वालिटी एजुकेशन कि वो ऐसा पेपर सेट करके दे देते कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता था। अगर आप छोटे मोटे यूँ हाँ रोज़ अपन आ रहे हैं, क्वेश्चन सामने मतलब यूँ जो जनरल क्वेश्चन हो जाते हैं, वो अगर टेस्ट सीरीज में देंगे तो उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन जब एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि आपको इससे ऊपर जाना है, तब आप सिलेक्शन लेते और बाकी सब्जेक्ट जैसे साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश, ये कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करे आपने? हैं। मैथ सर मेरी स्टार्टिंग से अच्छी थी, लेकिन यूँ था कि जैसे जैसे हम पढ़ाई करते जाते हैं तो कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन के लिए सर मैं थैंक्स दूंगा आपको और पदम सर को, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की मैराथन क्लासेस चलाई थी एग्ज़ाम से पहले, अच्छा। तो काफ़ी फ़ायदा मिला मुझे और मेरे जैसे और भी होंगे जिन्होंने एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट इतनी तरीके से क्लियर करा दिए कि पेपर में आते में मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम वैसा ही है कि जैसा मैंने वहाँ पदम सर की क्लास में देखा था। ये क्वेश्चन तो वही है जो एनआर सर ने साइंस की क्लास में उस यहाँ सेकंड ब्लॉक में ये लिखा रखा था। अच्छा। मैंने बोला हाँ ये चीज़ आ गई है, तो सर फ़ायदा कर जाती है। मैथ्स में आपको मैराथन क्लास से बेनिफिट इसलिए मिल गया प्रिंस राज जी, क्योंकि आपका मैथ्स का बैकग्राउंड था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। जी सर। बहुत सारे साथी क्या है कि आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, आपका तो 12th तक मैथ्स बैकग्राउंड रहा है। जी। तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले साथियों को क्या जीरो टू एडवांस मैथ्स पहले पढ़नी पड़ती है? आपने बिल्कुल पहले से सर। पढ़ रखी थी तो केवल मैराथन क्लास देखी और आपका काम हो हाँ गया। सर, ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं तो हमारे बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है, वो मैथ्स का ही होता है। अच्छा। कि मैं आर्ट्स का हूँ अभी, हाँ, लेकिन पहले ग्रेजुएशन मैंने में। मैथ्स पढ़ रखी है। हाँ। वो पहले भी आर्ट्स के थे, अभी हाँ। भी आर्ट्स के। हाँ। तो कुछ कुछ का क्या मैथ्स का फोबिया होता है सर, हम्म। तो मैथ्स पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। अच्छा। लेकिन ऐसा एक बार आप उसको पढ़ने की कोशिश करो हम्म। तो अपने आप क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो सबसे साइंटिफिक तरीके की चीज़ है। बिल्कुल। इसमें आपको कुछ फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना होता है उसमें। कॉन्सेप्ट समझो, आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप उसमें से आंसर निकाल सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉफिट की बात ये होती है कि उसमें से आपको आंसर मिल रहा होता है। बिल्कुल। बस सर यही
हिंदी इंग्लिश के लिए कहाँ से क्या कंटेंट यूज़ करा था, कौन सी किताब यूज़ करी? इंग्लिश के लिए सर क्या मेरे इंग्लिश भी ये सब्जेक्ट रहा था, तो मैंने रीट में सेकंड ग्रेड में इंग्लिश तो पढ़ी थी। अगर आप उसकी बात करेंगे तो मैंने थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स ही अप्लाई, मतलब यूँ मैंने खुद ने यूज़ करी थी, जैसे कि ब्रेंडन मार्टिन की ग्रामर आती है, हम्म। और एक दो और भी अरिहंत की आती है। हम्म। तो स्टैंडर्ड जो भी बुक्स होती है हम्म। वो सब मैंने। हिंदी की बात करें, हिंदी सर ये मैं श्रेय थोड़ा मेरे स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगा। उन्होंने इतने तरीके से हिंदी पढ़ाई थी, चाहे मेरा इंग्लिश मीडियम था, हम्म। बट सर मैं मानता हूँ कि मेरे जितनी मतलब यूँ व्याकरण किसी क्लियर नहीं होगी। अच्छा। मतलब एक मात्रा की अशुद्धि भी नहीं होती थी उस टाइम पर। अच्छा। तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था कि फिर हाँ ठीक है, नॉर्मल अब आपको बताया मैंने, अगर एक बार आप पढ़ लेते तो आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ता। हम्म। रिवीजन कर लेते थे। अच्छा, मतलब आपने कंपटीशन के लिए हिंदी के लिए कोई अलग से किताब नहीं पढ़ी, नहीं सर। जस्ट आपने जो पुराना आपका बेस था उसके भी आप पे टेस्ट की प्रैक्टिस करी जी थी? सर। ओके, और साइंस और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर ये वाले सब्जेक्ट आपने कहाँ से तैयार करे? सर साइंस तो सर आपकी क्लास से देखी थी मैंने, क्योंकि सर मैं क्या थोड़ा वो सिलेबस अलग हो जाता था, क्योंकि मेरा क्या इंग्लिश मीडियम है, हम्म। तो हिंदी में सिलेबस भी समझ में आता नहीं था। हम्म। मैं आंखें बंद करके आप पे ही भरोसा कर लिया था कि सर जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लेता हूँ। अच्छा, यूट्यूब वाली फ्री क्लासेस हाँ देखी थी सर, आपने? यूट्यूब वाली जो आपने जो शायद 17 या 21 ऐसी कुछ वीडियोस डाल रखी थी हर हम्म। एक टॉपिक के। हाँ, पटवार के लिए एन टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस करवा रखी है सी यूट्यूब आर पे। टी बेस्ड, अच्छा। बस वो सारी मैंने देख ली थी। अच्छा, उससे मैं कनेक्ट कर पाया, हाँ तो ठीक है ठीक है। प्रॉब्लम नहीं हुई? मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आप इंग्लिश मीडियम से हो। सर आप क्या एन की बुक से पढ़ाते थे? मेरे हम्म। पास क्या एन इंग्लिश मीडियम की पढ़ी रहती थी मेरे अच्छा। सामने। आप जैसे वहाँ पे दिखाते थे, यहाँ से ये मैंने चीज़ उठाई है, मैं हम्म। वहाँ तुरंत मैच कर लेता था, तो मेरे को इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी मालूम पड़ जाती। ओके। तो वो दोनों फ़ायदा हो गया। चलो, ये अच्छा हुआ। और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स तो सर यही चलता रहता है, बुक्स आती है, आपकी भी आती है, और आपकी मैंने अपने ऐप में देखी थी क्लासेस। अच्छा, जो आपने कोर्स ले रखा था पीएसआई जी वाला, सर। उसमें मतलब पीएसआई एप वाली की? में रेगुलरली आपकी आती रहती थी, जैसे ये अलग अलग क्लासेस आती थी, राजस्थान घटनाक्रम, हम्म। विश्व घटनाक्रम, हम्म। राष्ट्रीय घटनाक्रम, हम्म। खेलकूद। ओके। तो उसके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। अच्छा। बाकी तो मैं किसी किसी से मतलब यूँ फ़ोन में कि यूँ क्वेश्चन कर लेता था करंट अफेयर्स के, हम्म। बट सर नोट्स प्रॉपरली फॉलो करे थे आपके सारे। अच्छा, और करंट अफेयर्स में कितने सवाल सही हुए थे आपके एग्जाम में? सर काउंट तो नहीं करे, बट जनरली बहुत कम गलत हुए थे, क्योंकि सर मैंने जितने अटेम्प्ट करे थे उसमें से टोटल अटेम्प्ट में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। अच्छा, जी तभी सर। तो मतलब 258 नंबर आए हैं आपके 300 में से, जी मात्र सर। आपके 42 नंबर कटे हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कोर भी है आपका। और ये चीज़ मतलब आपने कुल मिलाकर के कोई सी भी और बुक यूज़ नहीं करी है, केवल आपने 9 10 आपने हिंदी इंग्लिश के लिए जो ऑथेंटिक किताबें थी आपकी वो यूज़ जी करी है। सर। बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट आपने कोर्स से क्लासेस लेकर के और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस के माध्यम से हाँ तैयार सर, करें। हिस्ट्री के लिए कभी कभार मैं राज पेनोरमा पढ़ लेता था। हम्म। वो थोड़ी लेंदी बुक होती है, लेकिन यूँ है अगर आप एक सर्टेन पढ़ना चाह रहे हैं स्टोरी के रूप में, हम्म। वो सर मैं थोड़ा यूँ पार्ट टाइम वाले टाइम में पढ़ता था अच्छा। कि आज थोड़ा बोर हो रहा हूँ तो थोड़ी स्टोरी पढ़ ली जाए। अच्छा। सेंस में वो कवर होता गया साथ में। ओके। और आपने, क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी, आपने बताया आपने केवल पटवार, वीडियो और सेकंड ग्रेड ये 3 ही एग्जाम दिए हैं। यस सर। इसके अलावा ना आपने जेल प्रेरी का एग्जाम दिया, ना आपने डिप्टी जेलर का दिया, ना आपने फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया। ये बाकी के एग्जाम क्यों नहीं दिया आपने? केवल ये एक ही एग्जाम को फोकस्ड होकर के क्यों तैयारी कर रहे थे आप? सर ऐसा है कि अलग अलग चीज़ों की तैयारी में अगर लग जाते हैं तो एक एक भी ढंग से नहीं। ये चीज़ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं। हम्म। विज्ञप्ति आती है, हम्म। 2 महीनों का टाइम मिलता है, 2 महीने लोग प्रिपरेशन करते हैं उस सिलेबस को लेके, और हम्म। 2 महीनों में ऐसा कोई नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ, वो बैकग्राउंड मेरा ऐसा था इसलिए वो मेरा जल्दी कवर हो पाया। हम्म। बट कोई कोई नए आते हैं, वो 2 महीने में एक सिलेबस पकड़ते हैं, हम्म। फिर अगले 2 महीने दूसरी वैकेंसी की सिलेबस पकड़ते हैं। हम्म। इससे काम नहीं होता है। इसलिए मेरा माइंडसेट क्लियर था, जो पेपर मुझे देने हैं हम्म। जिसमें मुझे लगना है, मैं उसी की तैयारी करूँ, हम्म। ताकि क्या स्टेप बाय स्टेप चलता रहूँगा, हम्म। मेरा माइंड भी क्लियर रहेगा कि हम्म। हाँ जो मैंने पढ़ा है वो क्या है क्या नहीं, और पेपर में कैसे अप्लाइड करना। एक थोड़ा सा आप आपका स्टडी का शेड्यूल बताइए आपने, क्योंकि नवंबर 2024 से सीरियसली तैयारी करना शुरू करा था।
तो किस टाइम आप उठते थे? सुबह पढ़ते थे, शाम को पढ़ते थे, या फिर आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे, घर पे पढ़ते थे? क्या आपका पढ़ने का तरीका रहता था? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। सर जल्दी मैंने क्या हमेशा से घर पे पढ़ाई करी थी, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करी थी तब मेरी दीदी ने मुझे सजेस्ट किया था कि लाइब्रेरी में अच्छा माहौल है। तो घर पे क्या मैं भी थोड़ा यूँ आलसी टाइप हो जाता था सर। अच्छा। तो मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। लाइब्रेरी ज्वाइन करी उसके बाद जनरली मेरा टाइम पहले स्टार्टिंग में, हाँ, मैं 12 बजे जाता और शाम को 6-7 बजे आता था, ऐसे रहता हुँ, था। फिर धीमे धीमे जैसे मैं मुझे लगता गया कि और पढ़ाई की ज़रूरत है, और पढ़ाई की ज़रूरत है, हुँ, क्या टाइम बढ़ता गया। फिर हुँ। मैंने 9 बजे स्टार्ट किया जाना, फिर रात को थोड़ा लेट आना शुरू किया। इस बीच में सर क्या थोड़ा बॉडी क्लॉक भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि क्या कभी कभार टेंशन के मारे रात को ज़्यादा पढ़ाई कर लेता था मैं, अच्छा, कि मेरा कवर नहीं हो रहा है सिलेबस यूँ करके। अच्छा। बट यूँ के बट मेनली फोकस मेरा यही था कि लाइब्रेरी में जाके हुँ, जितना हो सके टाइम को यूटिलाइज करना है, ज़रा भी वेस्टेज नहीं करना है। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो टाइम को लाइब्रेरी आते हैं, हुँ, 10 घंटे 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे, लेकिन उनकी पढ़ाई होती है सिर्फ 2-3 घंटों की। हुँ, हुँ, यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आप पढ़ने के लिए ही जाओ, हुँ, नहीं तो फिर घर पे बैठ जाओ। क्या अगर आप घर पे बैठोगे हुँ, तो आपको अंदर से रियलाइज़ होगा कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। हुँ, लाइब्रेरी में जाके बहुत सारे शॉर्ट्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, हुँ, तो कोई सेंस नहीं बनता है। ना हुँ। तैयारी हो रही है और आपका ब्रेन यूँ दूसरी चीज़ों में लग जाएगा और वो बिल्कुल। पढ़ाई बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी। बिल्कुल, वहाँ पर क्योंकि जब रील्स और शॉर्ट्स देखने के अंदर विद्यार्थी अपना टाइम वेस्ट करता है, तो वहाँ पर इमोशनल और मेंटल एनर्जी वहाँ पर खर्च हो रही होती है। कई बिल्कुल बार सही कुछ बात है। साथी क्या करते हैं कि ये भी गलती करते हैं, लाइब्रेरी में बैठे-बैठे 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लिए, फिर वो सोचते हैं कि थोड़ा खुद को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के लिए वो क्या करते हैं, रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं, और और वो रील्स फिर 1-2 घंटे कब बर्बाद कर देती है पता नहीं चलता। और सही वो बात रील्स है। एक्चुअल में रिलैक्स करने का काम नहीं करती है, वो उल्टा माइंड में सस्ता डोपामिन रिलीज़ करती है, जिस वजह से मेंटल और इमोशनल एनर्जी वहाँ पर खर्च हो जाती है। सही फिर बात पढ़ने है। का मन भी नहीं करता है। तो ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया, और आप एक तरीके से, मैं कहूँगा कि आप एक एक्सेप्शन हो, आप एक अपवाद हो, क्योंकि बाकी जनरली 95% स्टूडेंट्स सेम ही भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, सेम ही तरीके से चल रहे हैं। आपने मात्र 8 महीने की तैयारी में इतना कुछ करा है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करे हैं। एक आपका, आपने कॉलेज का जो बैकग्राउंड है आपका, क्योंकि 21 साल की उम्र में हो आप, 2005 से लगभग 2021 में आपका 12th हुआ था, यस है सर। ना? 21 में 12th हुआ, और उसके बाद में आपने कॉलेज का बैकग्राउंड अच्छे से रखा, उस बेस को आपने स्ट्रॉन्ग रखा, प्लस आपने जब तैयारी करना शुरू करा, उस वक्त में आपने पूरा फोकस डाल करके इंटेंसिव स्टडी करी थी, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक अच्छे शेड्यूल को फॉलो करके। वही रीजन रहा है कि आपको मात्र 8 महीने में सफलता मिल गई है, जी सर। और मुझे लगता है अब आगे आने वाला जो भी आप एग्जाम दोगे, हर एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे। बस आपको सही डायरेक्शन में टेस्ट की प्रैक्टिस करने की और चीज़ों को सही तरीके से रिवाइज करने की जरूरत है। अच्छा, एक प्रिंस जी, थोड़ा-सा मैं ये चाहूँगा, क्योंकि अभी जैसे लाइब्रेरी में बैठे-बैठे विद्यार्थी खूब टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या आईडी बना करके, या फिर इंस्टाग्राम पे आईडी बना करके सोशल मीडिया के अंदर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपने इन 8 महीनों के दौरान, इंटेंसिव स्टडी के दौरान, ऐसी कौन-सी चीज़ें थी जिनको अवॉइड करा? मतलब थिंग्स टू बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उनके बारे में बताओ थोड़ा-सा? सर सोशल मीडिया, यही चीज़ है। सोशल मीडिया को आपको हटाना ही पड़ेगा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्या-क्या चीज़ें सोशल मीडिया सोशल में? मीडिया में आ जाता है आपका फेसबुक, हुँ, इंस्टाग्राम, हुँ, कल ये स्नैपचैट, हुँ, ऐसी चीज़ें सर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको भटकाने के लिए होती है। हुँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं सीरियसली, तो इन चीज़ों में ना पड़ें। हुँ, मैं आज भी आपको बता दूँ कि मैंने अभी तक इंस्टा आईडी कभी बनाई ही नहीं। अच्छा, मतलब कि मैं क्लियर माइंडसेट था कि ज़िंदगी में कुछ करना है। इंस्टाग्राम चलाने से, नहीं चलाने से कुछ नहीं होता है। हुँ, अगर कुछ करना है तो टाइम माँगती है, और हुँ, वो टाइम अगर मैं उसमें वेस्ट कर देता, हुँ। तो ये इन्वेस्टमेंट मुझे वापस रिटर्न नहीं करती। बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो है ना कि आपने अपनी, चाहे फिजिकल एनर्जी है, चाहे मेंटल एनर्जी है, चाहे इमोशनल एनर्जी है, हर तरह की एनर्जी को आपने अपने टारगेट के ऊपर डिवोटेड कर दिया था। वहाँ पर चीज़ों को आपने एक जगह कॉन्संट्रेट कर दिया था, जी और सर। वही सारे के सारे कलेक्टिव एफर्ट्स का आज रिजल्ट आपको मिल रहा है। एक, क्योंकि आपका ये भी हमारा डिस्कशन हो रहा था, आज ये आपके सामने पटवारी बने बैठे हैं ना, तो इनका बीए बीएड का रिजल्ट पटवार के रिजल्ट से जस्ट 2 दिन पहले ही आया है। अगर वो 2 दिन बीए बीएड का रिजल्ट डिले हो जाता, तो आज ये यहाँ पर नहीं होते, और ना ही ये पटवारी बने होते। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्या यहाँ पर लक फैक्टर काम करता है? बिल्कुल सर,
ये अगर अब मैं थोड़ा फिल्मी हो जाऊंगा, बट ये डायलॉग यहाँ पे सेट होता है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, परफेक्ट। मेरे को बिल्कुल ये पटवारी की जॉब अच्छी लगती थी हमेशा से, क्योंकि हम्म। मेरे फैमिली में भी एक दो जने पटवारी हैं। मतलब यूँ ये पोस्ट मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। तो जब यूँ इसकी वैकेंसी निकली थी, हम्म। मुझे काफ़ी यूँ होता था कि पटवारी की वैकेंसी आई है, और मेरा सीईटी क्लियर हो चुका था, हम्म। बट उस टाइम पे ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ था। हम्म। मैं फॉर्म डाल दिया था। सीईटी ग्रेजुएशन वाला फॉर्म आपने डाल दिया था 2025 में? जी, हाँ 25 में ही हुआ था मतलब ना जो सीईटी? 24 में हुआ था, अच्छा, इसका लास्ट सीईटी ईयर जो हुआ था। 2024 में हुआ था, ओके। तो उस टाइम तो आपका फाइनल ईयर चल रहा होगा? हाँ सर, फाइनल ईयर वालों को अलाउड था। अच्छा, अपीयरिंग वालों को अलाउड था। यस सर। तो उस में नंबर आ गए थे अच्छे। हम्म। उसके बाद जब ये पटवारी की वैकेंसी आई, तो हम्म। पटवारी की वैकेंसी में मुझे लगा कि ये तो मुझे चाहिए है, हम्म। बट ये आया नहीं था रिजल्ट। हम्म। फर्स्ट टाइम जब पटवारी की नोटिफिकेशन आई थी, उसमें एग्ज़ाम डेट आई थी 10 मई। मई आई 10 मई थी। या 11 मई ऐसी कुछ थी। बिल्कुल। उस टाइम पे क्या मेरे एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे लास्ट हम्म। ईयर के। हम्म। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो मैं एलिजिबल भी नहीं हो पा रहा था। हम्म। फिर मैंने थोड़ी आस छोड़ दी थी कि कोई नहीं, ये वाली वैकेंसी मेरे हाथ से गई। हम्म। बट उसके बाद जब पोस्ट वापस बढ़ी हम्म। पटवारी की, तो डेट आई खिसक के 17 अगस्त हो गई थी। वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे लगा कि क्या पता किस्मत कुछ इशारा कर रही है। बिल्कुल। फिर मैंने स्टार्ट करी थी पटवारी की प्रिपरेशन। ठीक है, जो हम्म। भी हो, रिजल्ट आए नहीं आए, बट जो तैयारी करी है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। ये चीज़ हम्म। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। जब टाइम मिले, जितना टाइम मिले, अगर आप पढ़ रहे हो तो बाद में कभी ना कभी काम आएगा। बिल्कुल। बस मैं पढ़ता गया। के बाद में यही सोच रहा था, जब शायद एडमिट कार्ड भी आ चुके थे सर। हम्म। अब बाकी सब प्लानिंग कर रहे थे कि कब जाना है, कैसे जाना है यूँ। और हम्म। मैं ये सोच रहा था कि क्या पता रिजल्ट आएगा क्या आया। अगर रिजल्ट आएगा तो मैं जाऊंगा पेपर देने, वरना नहीं जाऊंगा। अच्छा। और गॉड फेवर्स कि उन्होंने रिजल्ट दे दिया 2 दिन पहले। हम्म। रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, पटवारी का एग्जाम होने से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए था, जी या सर। पटवारी का रिजल्ट आने से पहले? नहीं सर, पटवारी का एग्ज़ाम होने से, एग्ज़ाम डेट से पहले आपका मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो वो कंप्लीट हो क्लियर हो जानी जानी चाहिए, चाहिए। ओके। और अगर मतलब एग्जाम आगे नहीं खिस सकता, एग्जाम पटवार का मई में हो जाता तो भी नहीं हो पाती तो चीजें। सर मैं आपके साथ नहीं होता आज। मतलब देखो, यहाँ पर ये किस्मत का रोल भी है, और इसको बिल्कुल। किस्मत का नाम भी दे सकते हैं। और एक चीज आपने जो बताई थी कि हम शिद्दत से अगर किसी चीज को चाहते हैं, तो सच में अपने आसपास का सराउंडिंग्स जो यूनिवर्सल पावर्स होती है वो उसे मिलाने में जुट जाती है। अच्छा, इस पॉइंट पे फिर मैं एक थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी स्पिरिचुअलिटी को बहुत फॉलो करता हूँ, क्लासेस के अंदर भी मैं बात करता रहता हूँ। तो यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, आपने उस टेक्निक का इस्तेमाल करा है कभी ये जॉब हासिल करने के लिए? सर इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही किया है मैंने। अच्छा, अगर हम पहले आपको थोड़ा सा ये चीज इलेबरेट करो, एक्सप्लेन करो, विजुअलाइजेशन टेक्निक होती क्या है? विजुअलाइजेशन मीन्स के आप अपनी ही दुनिया में ये सोच रहे हैं कि आपको ये करना है, आप ये कर रहे हैं, हम्म। और आप अगर ये कर रहे हैं तो आपको ये अचीव कर पा रहे हैं। हम्म। मतलब मतलब आपको फ्यूचर अपने आप दिख रहा है ओके। कि आप जैसा आपका फ्यूचर चाहते हो हम्म। वैसा आप सोचते हो। और उस चीज़ को फिर अप्लाई करने में क्या, एक ये चीज़ मैं आपको हुसैन बोल्ट ने भी एक बार कहा था हम्म। कि मैं जब रेस दौड़ता हूँ, हम्म। उससे पहले मैं दिमाग में रेस दौड़ लेता हूँ, 100 मीटर बिल्कुल स्प्रिंट मार लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। तो यही चीज़ थी जब मैंने पटवारी के पेपर के लिए स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन। हम्म। मुझे याद होगा, शायद 1 या 2 दिन मैंने अपने आप को पढ़ाई से रेस्ट दिया था, हम्म। सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए अच्छा। कि मैं पटवारी का एग्ज़ाम दूंगा, हम्म। मैं अच्छे से तैयारी करूँगा, हम्म। मैं कर रहा हूँ, और मैं अचीव कर लूँगा। फाइनली इट वर्क्स सर। बिल्कुल, ये चीज़ें सच में काम भी करती है। इसके पीछे द लॉ ऑफ यूनिवर्स नाम से एक कॉन्सेप्ट भी है। बिल्कुल सर। और एक बहुत बढ़िया बेहतरीन ऑथर है, फॉरेन की ऑथर है, रांडा बंड। उनकी एक किताब आती है द सीक्रेट के नाम से। तो मैंने हाल ही में द सीक्रेट को 2-3 बार पढ़ करके कंप्लीट करा है, तीसरी बार पढ़ लिया उसको। और मैंने भी उससे चीज़ें सीखी है। आज मैं भी यहाँ पर हूँ, आपके साथ में बैठा हूँ। हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से यहाँ पर बैठे होने के पीछे ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि सही जब बात हम है। चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, ये सोचते हैं कि क्या चीज़ हमें चाहिए, और जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम पहले से ही सोचते हैं, दिमाग के अंदर माइंड में लाते हैं, उसको फील करते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं कि यार ये चीज़ मेरे पास है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन एक्शन भी लेते हैं, सही मेहनत बात भी है। करते हैं, उस डायरेक्शन में एफर्ट्स भी लगाते हैं, तो वो चीज़ अपन को जरूर मिल जाती है।
अच्छा, इसी टर्म में एक टर्म आती है सेल्फ टॉक नाम से। सेल्फ टॉक, क्योंकि अपनी ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी डिवाइन पावर्स की तरफ या थोड़ी सी डिवोटेड हो रही है। हो सकता है कुछ साथी जो है जो बिल्कुल मोह माया में फंसे हुए इन चीज़ों से लिंक नहीं कर पा रहे होंगे। बट मैं दोस्तों आपसे ये आग्रह करूंगा, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आप दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स को देखेंगे ना, चाहे विराट कोहली है, चाहे स्वामी विवेकानंद जी है, एपीजे अब्दुल कलाम है, रोनाल्डो है, मेसी है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपने एफर्ट्स के बलबूते पर आज अपना नाम दुनिया के अंदर इतने टॉप पर पहुंचाया है, उन सभी टॉप लीडर्स का ये रहता है कि वो हमेशा जो चीज करने वाले हैं उसके उन चीजों को पहले विजुअलाइज करते हैं। आप देखो कि विराट कोहली जी जैसे अभी वो कुछ टाइम पहले प्रेमानंद जी महाराज के पास गए थे, जी जी उस चीज को जोड़ रहे थे कि वो तो उनके पास जाने से, उनके पास धोख देने से चीजें हो गई। वो धोख देने से चीजें नहीं हुई है, उनके वहां जाने के पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई एक इमोशनल स्टोरी चली है। उन्होंने अपने आप को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करा है स्पिरिचुअलिटी की ओर। सही बात है। उन्होंने नॉनवेज की सारी चीजों को छोड़ दिया, इनफैक्ट Yes, sir. उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स को भी छोड़ दिया। ओनली वीगन डाइट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वीगन डाइट ले रहे हैं, सारी की सारी चीजें सात्विक चीजों को फॉलो कर रहे हैं, अपने विचारों को सही डायरेक्शन दे रहे हैं। मतलब जो अपने आप को अगर बड़े लेवल पर लेकर के जाना है तो हमें कंसिस्टेंसी के साथ में, प्योरिटी के साथ में, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स के साथ में और विजुअलाइजेशन के साथ में आगे बढ़ना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी और है। इन चीज़ों से मैं खुद भी रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। और आज आपसे बात करके भी मुझे लग रहा है कि मुझे कोई मेरे जैसा मिल गया है। पहली You बार are ऐसा लग younger रहा one. है। बिल्कुल, क्योंकि वाइब मैच हो जाती है, जहां पर चीजें थोड़ी सी सेम होती है, थॉट्स की फ्रीक्वेंसीज, हमारे एक्शन की फ्रीक्वेंसीज, तो जी वहां पर जी वाइब सर। मैच हो जाती है। हमें पता चलने लग जाता है कि यार कहाँ पे चीजें क्लिक कर रही है। तो एक जो सेल्फ टॉक नाम का वर्ड होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि भले ही साथी थोड़ा सा अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर वो समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये कॉन्वर्सेशन उनके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो इस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। सर मैं इसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ। हम्म। बट सेल्फ टॉक में इतना कह सकता हूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं सर, हम्म, सबके लिए काम आती है। बिल्कुल। कि सेल्फ टॉक से आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आप गलत क्या कर रहे हैं। बाकी आपको क्या कि आपकी तारीफ़ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है जो आपकी बुराई करता है आपके मुंह पे, हम्म, जिससे आपको मालूम पड़े कि आप गलत क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप सेल्फ टॉक करेंगे, मतलब शीशे के सामने खुद को देखेंगे हम्म, और जब रियलाइज़ करेंगे कि मैंने ये किया, हम्म, क्या मुझे करना चाहिए था, हम्म, इसके रिजल्ट क्या हुए, हम्म, मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो जाता है। जो बाद में आप कहते हैं पश्चाताप, पश्चाताप, हम्म, वो नहीं होगा है। हम्म, पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ गलत काम में से कुछ गलती हो रही, गलती हर किसी से होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप जैसे मैं आप मेरी बात करूँ तो मैं हर रात को सेल्फ टॉक करता था, हर रात लाइब्रेरी से जब भी आता, कि किसी किसी दिन ऐसा होता था कि मूड थोड़ा ऑफ हो जाता था तो हाँ ये बातें करने में निकाल दिया, यूँ कर दिया पूरा दिन। हम्म, उस दिन घर पे आके मुझे रियलाइज़ होता कि आज मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। हम्म, तो अगली दिन मैं डबल इंटेंसिटी के साथ में पढ़ाई करता सर, ताकि जी। उस दिन को मैं कवर कर सकूँ। अगर मैं सेल्फ टॉक नहीं करूँगा तो मुझे कोई बोलने नहीं आने वाला है। हम्म, ना लाइब्रेरी का कोई मुझे घर पे आके बोलने वाला है, ना घर वाला कोई लाइब्रेरी में आके देख के मुझे बोलेगा। हम्म, ये चीज़ खुद को ही करनी पड़ती है अगर बिल्कुल। आपको कुछ अचीव करना है तो। हम्म, तो सेल्फ टॉक इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपको अपने आप में डेली कुछ ना कुछ सुधार करते जाना है, हम्म, क्योंकि कोई भी बेस्ट नहीं होता है, बट अपना बेटर वर्जन हमेशा ढूंढना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट बात कही है आपने यहाँ पे, बिल्कुल वाइब मैच होने वाली बात कही है। और देखो, इन्होंने जो बात बताई कि सेल्फ टॉक, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पूरे के पूरे दिन का, अपनी पूरे के पूरे रूटीन का एनालिसिस कर रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो कि आज मैंने क्या सही किया, क्या मैंने गलत किया, और मैं बेटर क्या कर सकता हूँ। हर रोज खुद को 1% बेटर बनाने के लिए, वो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वो चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे आप कंपटीशन फील्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने जीवन में अच्छा करना चाह रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, हर एक सेगमेंट पर ये चीज लागू होती है। बिल्कुल जब सर। हम खुद से बात करते हैं कि मैं रियल में कर क्या रहा हूं और जहां मुझे पहुंचना है उसके लिए मुझे करना क्या चाहिए, उस डिफरेंस को जब आप रियलाइज करते हो, उस डिफरेंस को जब आप खत्म करने के लिए एफर्ट्स लगाना शुरू करते हो, तो चीजें अपने आप चेंज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। बहुत शानदार जो है बातें चल रही है आज आपके साथ। और इस दौरान थोड़ा बीच में मुझे ये बता दी, क्योंकि अपनी सारी की सारी बातें पॉजिटिव हो रही है, जी सर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जहां से कि बाकी साथी भी रिलेट कर पाएंगे। एक तैयारी के दौरान कई बार डीमोटिवेशन वाला वो फैक्टर आता है, डीमोटिवेट फील करते हैं, लो फील करते हैं, हताश फील करते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, किताबों को फेंक देने का मन करता है कि यार कौन सी झंझट पाल ली हमने। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
तो होता तो बिल्कुल था। कैसे डील क्योंकि करते थे उससे फिर? कभी कभार क्या होता है कि अपन ने बहुत कुछ पढ़ा होता है, हुँ, लेकिन ना रिजल्ट मिलता नहीं है अपन को। जैसे कभी टेस्ट सीरीज दी, आपके नंबर नहीं आए, तो उनको लगता है सब वेस्टेज जा रहा है, बट वो वेस्टेज नहीं जा रहा है। रियल बात ये होती है, आपका फोकस उस टाइम पे जब आपने पढ़ाई करी थी, तब वो पढ़ाई पर था नहीं। ये चीज़ भी मुझे अब रियलाइज़ हो रही है हुँ, कि मेरे को भी तब यूँ लगता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कुछ काम आ नहीं रहा है, याद हो नहीं रहा है। हुँ, लेकिन अगर आप फोकस के साथ पढ़ते हैं, बिल्कुल वो चीज़ें आपको ये काम आएगी। हुँ। और जैसे कि आपने अभी क्या कहा था, डिमोटिवेशन वाले फैक्टर्स। डीमोटिवेशन की बात करी। हुँ, डीमोटिवेशन सर ऐसा है, इसमें तो सर गीता वाला श्लोक ही काम आता है, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करें। अ, कि हमेशा फल की चिंता नहीं करने की। हुँ, ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है, नंबर नहीं आ रहे, बट मैं पढ़ रहा हूँ, हुँ, मुझे पढ़ना है। हुँ, कोई नहीं, फिर से नंबर नहीं आए, मैं मेरा पढ़ रहा हूँ, हुँ। अपने आप जग मार के नंबर। अच्छा। अच्छा, बट आपके अपनी टेस्ट सीरीज़ में क्या स्कोर चलता था? आपके पटवारी वाले टेस्ट दिए थे आपने? जी सर, पटोरे वाले दिए थे। स्टार्टिंग के जो दिए थे उसमें थोड़ी कम रैंक आती थी मेरी। हुँ, जैसे आउट ऑफ 600 या ऐसे कुछ देते थे, उसमें 102 ऐसी कुछ आती थी। फिर धीमे धीमे मैं टॉप 50 में आ गया था। हुँ। और लास्ट लास्ट जब पेपर आने वाला था, फुल लेंथ वाले पेपर? जी, हुँ। उसमें टॉप 25 ऐसे में रह जाता था। वहाँ पर आपकी टॉप 50 में, टॉप 25 में रैंक आती थी। यहाँ आप कैटेगरी के अंदर 8वीं रैंक लेकर के आए हो। कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर अनएक्सपेक्टेड तो था ही, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया था तब सब फैमिली वाले साथ में ही थे। हुँ, रिज़ल्ट चेक किया तब डायरेक्ट पीडीएफ में नाम सर्च किया था। हुँ। आइडिया था नहीं इतना ऊपर ही दिख जाएगा नाम। अच्छा। प्रिंस राज देखा, उसके बाद इधर की तरफ मेरिट लिस्ट में नंबर देखा मैंने, तो ऑल ओवर राजस्थान 388। हुँ, जब मैंने ये, मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ था, हुँ, हुँ, लेकिन जब मैं दीदी को बताया, हुँ। बोला कि दीदी की मतलब शॉक हो गए थे अच्छा। यूँ, वाह यूँ। फिर मेरे को भी लगा कि सच में अच्छी है यूँ। फिर मैं नीचे देखा तो ये हुँ, बहुत सारे नंबर थे सर उसमें। हुँ। 60,000 के करीब पहले जी, पीडीएफ में कैंडिडेट्स थे। तो उसमें मुझे लगा कि फिर तो कुछ अच्छा किया है मैंने। बिल्कुल। फिर जब टीएसपी की देखा तो 8th रैंक थी। बस हुँ, सर फिर पापा भी बहुत खुश हुए थे, मम्मी बहुत खुश हुई थी। हुँ। मैं मानता हूँ कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है, बिल क्योंकि आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है सर यूँ। बिल्कुल। आशीर्वाद भी है और आशीर्वाद के साथ में एक सही कंटेंट के साथ में, सही मार्गदर्शन के साथ में, सही डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स भी है। एफर्ट्स को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि आपने 7-8 महीने तक बिल्कुल इंटेंस फ़ोकस के साथ में हर चीज़ को छोड़ कर के जब एफर्ट्स लगाए हैं, तो उस चीज़ का ये नतीजा है। हुँ, अच्छा, थोड़ा-सा एक अपन इस चीज़ पर बात करते हैं कि हालाँकि थोड़ा-सा ये सेगमेंट अलग हट कर के हो जाएगा, जी लेकिन सर। आज अपन जब डिवोशनल वाले मोड में चल ही रहे हैं और मुझे कोई मेरे जैसा मिला है बात करने के लिए, तो क्यों ना मेरे अंदर की जो चीज़ें हैं उनको भी आपके थ्रू निकाल कर के बच्चों तक पहुँचाया जाए। कोशिश करूँगा सर। हाँ, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे पीछे तो हमारा डिस्कशन भी हुआ था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आध्यात्मिकता के ऊपर। पहले थोड़ा-सा इलैबोरेट कीजिए साथियों क्योंकि मैं तो क्लासेस के अंदर बच्चों को बताता रहता हूँ। आप थोड़ा-सा आपके अकॉर्डिंग क्या होती है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या चीज़ होती है और उसका आपने कैसे यूज़ करा इतने कम टाइम में सक्सेस हासिल करने के? आध्यात्मिकता सर ऐसा है, वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हुँ, मैं तो बहुत ही छोटे मीनिंग में ही देख पा रहा हूँ अभी इस एज में, हाँ, अभी तक क्योंकि वो, आपने ज़्यादा चीज़ों को फिगर जी, आउट नहीं करा है। आध्यात्मिकता में सेंस ये देखता हूँ कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये थोड़ा वैदिक कल्चर वाला आ जाता है। हुँ, धर्म और कर्म, इन दोनों पे बड़ा फोकस रहता था। तब कृष्णा जी को भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ, हुँ, तो गीता के थ्रू, बाकी आप जिस तरह स्पिरिचुअलिटी कहेंगे तो मैंने हमेशा, आप मानेंगे आश्रम टाइप जो चीज़ होती है अपने कल्चर में हुआ करती थी। हुँ। अच्छा, जो बाल आश्रम, जी, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम, आश्रम, गृहस्थ गृहस्थ आश्रम, आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। सर वो बहुत करेक्ट चीज़ हुआ करती थी। हुँ, आज के टाइम पे लोगों को इतना इसके प्रति रुझान हट गया है, हुँ, या कोई इसको नकार देता है। हुँ, बट सर वो चीज़ बहुत, क्योंकि ये जो 25 तक की एज होती है, हुँ, वो सर सबसे बेस्ट एज होती है आपको अगर खुद को कुछ बनाना है तो। अगर उस टाइम पे आपने कहीं गलत अपनी एनर्जी को लॉस किए बिना हुँ, सही ट्रैक पे, जैसा कि हम देखते ही हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं आजकल,
आप चेस में देख सकते हैं, हम्म, आर प्रागनंदा है, हम्म, वो सब क्यों कर पा रहे हैं सर? क्योंकि उनका फोकस उनके काम पे है। आज के टाइम पे आपका कर्म आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है, और अगर आप उसे पूरी फॉलो करेंगे हम्म, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, हम्म, सर आप बहुत ऊंचा अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल कि सर आज के टाइम पे सब डिस्ट्रैक्टेड ही है। अगर आप थोड़ा भी अगर आप फोकस रह जाएंगे हम्म, तो कर्म को लेके, हम्म, तो आप उन सब से आगे निकल। बिल्कुल। देखो, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, है ना। और ये जो चीज़ है ना कि अभी मैक्सिमम लोग डिस्ट्रैक्टेड है, ये रियल मायने में मैं बच्चों को बताता हूँ कि यार तुम्हारे कंपटीशन में कोई है ही नहीं। अगर रियल मायने में आप अपने आप को सही रास्ते पर चलाओ ना, तो आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं, पूरी बिल्कुल दुनिया सर। डिस्ट्रैक्टेड है। मात्र 0.1% लोग हैं जो थोड़ा सा सोच पा रहे हैं, अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, अपनी तीनों एनर्जीज को, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जीज को सही डायरेक्शन में लगा पा रहे हैं। अगर अपन बड़े लेवल पर देखें, एक थर्ड परिप्रेक्ष्य देखें ऊपर उठ करके कि यार दुनिया कैसे चल रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसी उनकी मेंटलिटी है, कैसा वो जीवन जी रहे हैं, कैसी चीजें खा रहे हैं, क्या वो दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, अपन ऐसे देखें तो अपने कंपटीशन में कोई है ही नहीं जब अपन थर्ड परिप्रेक्ष्य सोचते हैं। और अपन जब बिल्कुल इंटेंस होकर के सही रास्ते पर चलते हुए, क्योंकि आपने जैसे धर्म और कर्म बताया, एक चीज होती है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी। धर्म के रास्ते पर चलते हुए अर्थ का अर्जन करना है, और वो अर्थ का अर्जन कर्म करके ही किया जाएगा। जी। फिर काम और मोक्ष, यानी कि जब आपने धर्म के रास्ते पर चल के अर्थ का अर्जन किया, उस अर्थ के अर्जन को आप समाज की भलाई में भी लगाओ, और उसी से आप जो है अपने काम को पूरा करो। देन उसके बाद में आपको मोक्ष के रास्ते पर चलना है, वो सबसे लास्ट में होता है जब आप इन बिल्कुल। तीनों स्टेप को पूरा कर चुके होते हो। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। और जब अपन बिल्कुल प्योरिटी के साथ में आगे बढ़ते हैं, एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो कंपटीशन में कोई रहता भी नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि आज के टाइम पे मेरी एज ग्रुप वालों का, हम्म, मैं मानता हूँ मतलब जितना वो सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, हम्म, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, फिर भी बच्चों को जैसे जयपुर ऐसे कोचिंग में भेजते हैं। हम्म, सर आज के टाइम पे उनका काम सिर्फ पढ़ना है, और अभी कुछ मायने नहीं रखता है। अगर वो पढ़ाई ही करें हम्म, तो समाज के लिए भी बढ़िया होगा, खुद के लिए तो होता ही है। बिल्कुल। माता पिता को जो गर्व होता है वो चीज़ हम्म, तो सर मैंने देखी है मम्मी हम्म, पापा की आंखों में। जब उनकी खुशी जब वो मैं देखता हूँ तो लगता है कि मैंने सही किया, जो हम्म। मैंने किया वो सही किया। आपने एकदम परफेक्ट किया है, और आप हजारों की भीड़ के अंदर एकमात्र वो इंसान हो जो इस तरीके से चला है इतनी कम उम्र के अंदर। मुझे लगता है शायद पटवार के अंदर आपसे कम उम्र का कोई होगा भी नहीं। आपकी उम्र अभी 21 साल भी पूरी नहीं हुई है, पटवार में 18 साल एज मांगते हैं, जी सर। और आपकी 20वीं साल 21वीं साल चल रही है, 20 साल पूरी हुई है। इतनी जी कम सर। एज के अंदर जॉब इनको मिल चुकी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं पॉइंट्स के साथ में एक थोड़ा सा पॉइंट अपन और डिस्कस कर लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। वो भी जरूरी है, क्योंकि आज प्रेमानंद जी जो महाराज है, हालांकि ये बात अपनी थोड़ी सी पटवार की टॉपर स्ट्रोक से हटकर हो रही है, लेकिन टॉपर्स के अंदर आज मेरे सामने एक डिवाइन पर्सन बैठा है, तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर से वो चीजें निकल करके आए जो आपकी, मेरी, हमारी उम्र के बच्चों को, हमारी उम्र वालों को वो चीज बता सके कि हाँ यार ये चीजें पॉसिबल है। कोई इन चीजों के लिए संत महात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस बिल्कुल अपनी सर। एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। और ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इन चीजों के लिए, बाकी चीजों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सब चीजों के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल तो सर। प्रेमानंद जी महाराज जैसे मैं देखता हूं कि आज के यूथ के अंदर एक बहुत बड़ी लहर लेकर के आए हैं वो। बिल्कुल जो सर। डिस्ट्रैक्टेड यूथ है, अपनी एनर्जी को अलग चीजों के अंदर वेस्ट कर रहा है, उस यूथ में से मैक्सिमम यूथ को प्रेमानंद जी महाराज ने सही डायरेक्शन दे दी है, राधा नाम दे दिया है, जिस वजह से उन्होंने ब्रह्मचर्य की चीजों को दे दिया है। इंस्टाग्राम पे अपन देखते हैं बहुत सारे लड़के, बहुत सारे 18-19 साल के बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, डेली अपनी वो जो है पोस्ट कर रहे हैं कि मैं प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हुए पालन कर रहा हूँ, और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं। ये जो बाकी ऐसी मोह माया की चीजें हैं, या जिनको मैं कहूंगा कि गलत चीजें जो है, जैसे काम वासना की जो चीजें हैं, उन चीजों से अपना आपको हटा करके उन्होंने एक सही रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। और वहां पर जब वो एनर्जी एक सही डायरेक्शन में लगती है, तो मतलब पूरे के पूरे देश का आने वाला फ्यूचर चेंज हो सकता है। बिल्कुल क्योंकि सर। अभी भारत का जो फ्यूचर है वो क्या है, वर्तमान में जो बच्चे हैं, जो इंडिया जेन का जीज यूथ। है, जेन जीज है, अभी जेन जी के अंदर आप भी जेन जी में आते हैं, मैं भी जी। जेन जी में आता हूँ। जो भी लोग 97 के बाद में जिनका बोर्न हुआ है, 97 से 2012 के बीच में, वो जेन जी के अंदर आते हैं। आपका भी 2005 का बर्थ है, जी तो सर। अपनी जेन जीज वाले हैं, आगे जाकर के भारत का भविष्य बनेंगे। और उसके बाद में जनरेशन अल्फा जो है, वो जाकर के और भी फ्यूचर बनेंगे। तो उन लोगों को सही डायरेक्शन में लाने के लिए जरूरी है कि ऐसी चीजें उन तक पहुंचाई जाए, उनको संस्कृति से जोड़ करके रखा जाए। बिल्कुल सर, सही बात की आपने। आनंद जी की जो शिक्षा है हम्म,
वो मतलब किसी भी जो लती लोग कहते हैं हम, हम्म। वो उस लत को भी छुड़ा सकती है, कि उनका व्यक्तित्व इतना क्या अलौकिक टाइप है बिल्कुल। कि मतलब उनको अगर आप देखोगे ही हम्म। तो आपको अंदर से हो जाएगा कि मुझे सुधरना है बिल्कुल। और मैं जो कहेंगे वो करूँगा यूँ। हम्म। वो प्रेमानंद जी भी बिल्कुल सही बात बोलते हैं यूँ, राधे का नाम लेते रहिए हम्म। क्योंकि ये डिवाइन पावर है, बिल- ये बात आप नकार नहीं सकते हैं। हम्म। आप आज चाहे साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैं बहुत हाईली मानता हूँ डिवाइन पावर को, हम्म। कि ये वही है कि प्रेमानंद जी, क्योंकि क्या उस टाइम पे ये संत महात्मा जो होते थे हम्म। कुछ टाइम पहले, वो सब क्या वृंदावन थोड़े आश्रमों में रहा करते थे, हम्म। तो वहाँ तक इतनी रीच नहीं होती थी लोगों की। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल। और जैन जी आपने जिस तरीके से बोला वो तो सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव रहते ही है। बिल्कुल। जब ये चीज़ें उनके सामने आएंगी हम्म। तो काफ़ी ड्रास्टिक और मतलब डेवलपमेंटल चेंज होगा। बिल्कुल, ये सही बात कही है आपने। और क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ जोड़ के देखते हैं, क्योंकि अभी जैसे प्रेमानंद जी महाराज नाम जप को बताते हैं, अच्छी फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, उसको साइंस की भाषा में अभी जो अपने वैज्ञानिक हैं वो भी कंसीडर कर रहे हैं माइंड के लेवल पे, कि अपना बिल्कुल ब्रेन सर। जो होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अंदर अलग अलग तरीके से काम करता है। और जैसे राधा नाम का जप है, राम नाम का जप है, हनुमान नाम का जप है, ये नाम जप करने से भी हमारे आसपास की फ्रीक्वेंसी, जिसे हम अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की भाषा में बोले तो आभा मंडल, ओरा जो होता है वो जी। पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव थॉट्स ही हमारे आसपास चलते हैं, उसकी वजह से हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होते हैं। कई बिल्कुल। बार आप नोट भी करोगे, हमें जो देख रहे हैं साथी, मैं आपको बताऊंगा, आप इस चीज को ऑब्जर्व करने का भी प्रयास करना। आप जैसी बातें आपके आसपास में चल रही होगी उसके अनुसार आपके विचार चलना शुरू हो जाएंगे, और जैसे विचार आपके चलेंगे वैसे ही आप काम भी करने लग जाओगे, वैसे ही आप एक्शन भी लेने लग जाओगे। अभी एक बहुत अच्छा वाकया मैं आपको बताऊं, हमारी टीम में एक टेक्निकल मेंबर है, हालांकि वो गृहस्थ आश्रम में है, एक बच्ची हो चुकी है उनके, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले वो वृंदावन की ब्रिज की यात्रा करके आए अपने भाई के अच्छा। साथ जाकर के, हमारे सामने ही बैठे हैं। तो ये जब वहां से यात्रा करके वापस लौटे तो इनके विचारों में जो मैंने बदलाव देखा, मैं पहले मानता नहीं था कि जाना चाहिए यात्रा करने के लिए या ऐसे, मैं ये मानता था कि बस अंदर से अपने आप को पवित्र रखो, सारी यात्राएं यहीं पर है। सही बात। लेकिन जब ये ऐसी जगह पर जाके आए, केली कुंज जी के मंदिर जाके आए, राधा बिहारी जी के मंदिर जाके आए, इतने सारे मंदिरों को देख के आए, वापस आने के बाद में एक तो मुझे ये चीज़ ऑब्जर्व हुई कि उनके बिहेवियर में एक शांतपन आ गया है, ठहराव आ गया है। बिल्कुल जो सही। पहले हर चीज पे छोटी छोटी बात पे गुस्से आ जाता था, वो गुस्सा अब शांत हुआ है, और बातें ऐसी होने लग गई है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कि हाँ मुझे ये काम ऐसे करना है, अच्छी चीजों के प्रति रुझान बढ़ गया है। बिल्कुल सर, सही तो बात है। उस चीज ने मेरा भी एक परसेप्शन बिल्ड करा कि यार हमारे आसपास की जब अच्छी एनर्जी के बीच में हम अपने आप को रखते हैं तो ऑटोमेटिक चीजें चेंज होती है। और ये अपना कॉन्वर्सेशन आज बहुत लंबा भी चल गया है थोड़ा सा, जी। जो साथी देख पाएंगे अंत तक पहुंच पाएंगे देखते देखते, वो नो डाउट इस चीज़ का बेनिफिट भी लेके जाएंगे, और इन चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में वो इंप्लीमेंट करेंगे तो डैम श्योर उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज भी आने वाला है। तो प्रिंस राज जी, आपकी तरफ से लास्ट एंड फाइनल अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपसे मैं ये आग्रह करूंगा, जो भी आपकी मेरी उम्र के हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या राय है, क्या सजेशन है, कंपटीशन फील्ड को लेकर के भी और लाइफ के पर्सपेक्टिव को लेकर के भी? सर कंपटीशन के लिए भी मैं थोड़ी एज छोटी है, मैं ज़्यादा वो वाली बात हो जाएगी, छोटा मुँह बड़ी बात। हम्म। बट यही है कि जो मैंने आपने सारी चीज़ें बताई, स्पिरिचुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, हम्म। तो आपको खुद को रियलाइज़ होगा। आप एक बार ट्राई करिएगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं वो सही करूँ, और हर दिन कुछ बेहतर बनने की कोशिश करूँ। आप बहुत बेहतरीन बन जाएंगे। बस सर यही है, आप अपना कर्म यानी कि आपकी पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट ज़रूर आएगा, एक ना एक दिन बिल्कुल आएगा। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। ज़रूर आएगा, सही बात है। बिल्कुल। तो अपने क्वालिटी एजुकेशन परिवार की तरफ से, हमारे सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बिल्कुल सारी सर, बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, आपका भी बहुत सारा धन्यवाद कि आज आपने इतना वक्त दिया है, और आई एम डैम श्योर भले किसी एक विद्यार्थी के जीवन में भी बदलाव आओ, लेकिन इन बातों से बदलाव जरूर आएगा, और वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं लाइफ में आगे जाकर के याद जरूर करेगा कि यार कोई दोस्त सर फिर बैठे बैठे बातें कर रहे थे, उन बातों की वजह से मेरे जीवन में ये बदलाव आया है। तो एक बार फिर से आपको अग्रिम भविष्य के लिए भी बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आगे बिल्कुल अपन जुड़े रहेंगे हमेशा, आपको भी आगे तैयारी कंटिन्यू रखनी है, और अब अपनी कॉन्वर्सेशन भी आगे चलती रहेगी। बिल्कुल।